हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 3 फरवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। उससे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब्स अकेडमी पे और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स अकेडमी 24। तो प्लीज़ 1K का सब्सक्राइबर का हम लोग एक मुहिम है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए। देखिए, कल आपका पूरे तरीके से बजट भी करवा दिया गया है, ठीक है? वो भी पढ़ सकते हैं। और कल का द हिंदू का जो क्लास है उसमें बजट का एनालिसिस हुआ और आज भी बजट का ही मतलब जो मुद्दे में आ रहा है बजट से रिलेटेड मैं उसको एनालिसिस करूंगा। तो इसी तरीके से आपका बजट पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और है कि सरकार द्वारा देखिए बजट के साथ ही आपका फाइनेंस कमीशन का भी रिपोर्ट जो है आपका 16th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट भी पेश किया गया। इसके कारण क्या है कि न्यूज़ में आप कल देखे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ बजट बजट ही, कहीं पे भी बात आपका फाइनेंस कमीशन पे नहीं हुआ है। तो ठीक है, मैं अपने तरीके से बता दूंगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, जो ठीक है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ कि क्या होता है। इसी तरीके से हम लोग आपके साथ जुड़े हैं और आप हमारे साथ भी अपना टेलीग्राम पे जुड़कर और हमारे वेब्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाए रखिए। और इतने लोग देखते हैं, प्लीज यार सब्सक्राइब तो कीजिए आप अपना और लाइक कीजिए। लाइक भी नहीं करते हैं, लाइक भी कीजिए, किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए कि हाँ आप लोग को कैसा लग रहा है, क्या और इसमें क्या करना चाहिए। जब तक आप नहीं बताइएगा, क्योंकि देखिए क्या है ना कि ऑफलाइन में क्या होता है, या मैं आपके सामने आपके कमेंट पढ़ सकता, अगर डिजिटल बोर्ड रहता आप कमेंट कर रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि मैं आपके इंटरेक्शन हो पाता है। लेकिन इस तरीके से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास अवसंरचनाओं का यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप हमारे साथ जुड़ने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और कमेंट जब आप करते हैं ना तो आपका फीडबैक भी जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप कमेंट करते हैं तो हम लोग की तरफ से फीडबैक नहीं जाता है, जाता है, ठीक है। और जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, प्लीज़ जो पढ़ने वाले हैं प्लीज़ फ़ोकस कीजिए। आप लोग एक बार हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है वैसा तो देखिए मेरे द्वारा जितने भी द हिंदू का क्लास करवाया गया है, या जो अभी जैसे आपका ज्योग्राफ़ी का अभी एमसीक्यू चल रहा है और अब मैं पॉलिटी का एमसीक्यू करवा चुका हूँ। आप जाके देखिए, अगर वो क्वेश्चंस आपके लायक नहीं हैं तो आप बताइएगा। देखिए कोई भी एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्ट से ही पूछता है, ठीक है? टॉपिक से ही पूछता है। तो मैं टॉपिक वाइज़ आपका एमसीक्यू भी करवाते जा रहा हूँ। हिस्ट्री का भी एमसीक्यू करवाते जा रहा हूँ, ठीक है? कल मैं आपके लिए नहीं डाल पाया था क्योंकि बजट करवाना था, तो बजट करवाने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा ले लेता है, मेरे पास टाइम नहीं था। और एक्चुअली थोड़ी मेहनत आपको भी करना पड़ेगा हमारे लिए। प्लीज़ 1K का सब्सक्राइबर का है और प्लीज़ आप लोग कोई भी वीडियो है ना, ये नहीं कि 2 मिनट देखिए और चले गए। पूरी वीडियो आप देखिए, पूरी क्लास आप देखिए, आपको तब समझ में आएगा कि हाँ, क्या है। आप आते होंगे, अगर 2-3 मिनट देखते होंगे कि हाँ, क्या ये चल रहा है। जब तक आप पूरा समय नहीं दीजिएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ, इसमें क्या है या नहीं है, ठीक है? तो बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, पहला मुद्दा जो हमारा क्या है कि ओनली स्ट्रक्चरल चेंज कैन रीस्टोर द बैलेंस इन स्केल फेडरलिज्म, ठीक है? ये संवाद का बात कर रहा है कि क्या है मुद्दा, थोड़ा-सा है, इसको हम और ज़ूम करते हैं। ज़ूम कर लिए हैं। 16वां वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन जो है 16वां, वो कर हस्तांतरण और संघीय संतुलन कर रहा है, ठीक है? ये क्या कर रहा है कि रविवार को जो बजट पेश हुआ आपका 1 तारीख को, ठीक है? वो 16वें वित्त आयोग जो है कि बहुप्रतीक्षित सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये रहा है कि केंद्र के विभाज्य कर पुल पुल में राज्यों की हिस्सेदारी जो है, जो वर्टिकल डिपॉल्यूशन, ये भी मैं आपको समझाता हूँ अभी। 2026 से 31 की अवधि के लिए 41%। इतना जान लीजिए कि फाइनेंस कमीशन जो है ना, जो आपका टैक्स डेवल्यूशन का मतलब जो है कर हस्तांतरण का 41% रखा है, ठीक है? 41% देगा। यानी जितने भी आपका टैक्स कलेक्ट किया है आपका सरकार द्वारा, उसमें से 41% राज्यों को जाएगा, ठीक है? बाकी 59% जो है वो राज्य अपना जो सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम लाता है और सेक्टोरल स्कीम लाता है, उसमें ये अपना खर्च करता है, ठीक है? और वो केंद्र सरकार का अपना जो है 59% पर हक रहता है, ठीक है? तो ये फाइनेंस कमीशन ऐसा सिफारिश दिया था जिसको सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। ये तब
है जब अधिकांश राज्य लगातार 50% की हिस्सेदारी मांग रहे थे। ठीक है, राज्यों की मांग क्या थी? 50%। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्या है कि कर हस्तांतरण का अर्थ होता है केंद्र के विभाज्य कर मतलब जो केंद्र के विभाज्य कर राजस्व जैसे डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, ठीक है, का राज्यों के बीच वितरण। ये 2 स्तरों पर होती है। देखिए पहला जो होता है ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण, ठीक है। देखिए जो वर्टिकल होती है ना, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें जूम करके देखता हूँ कहाँ पे मेरा पेज है, तो मैं ये थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए वर्टिकल का मतलब, एक मिनट, वर्टिकल का मतलब हो गया, ठीक है, आप लोग ये समझिएगा, वर्टिकल का मतलब क्या हो गया कि जैसे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट आपका क्या है कि 100 रुपया ये टैक्स आपका वसूला, ठीक है, 100 रुपये वसूला। अब ये टैक्स का जो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसमें से जो डायरेक्ट जो आपका ऊपर से जो नीचे जो फिक्स है, मतलब वर्टिकल कैसे ऊपर से नीचे चला, तो ये जो स्टेट्स को दिया जाएगा, स्टेट्स के लिए कितना निकाल लिया गया? 41%, मतलब 41 रुपया निकाल लिया गया। तो ये कहलाता है कि आपका वर्टिकल कहलाया, ठीक है, वर्टिकल कहलाया। और इसमें एक और आता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो जो हॉरिजॉन्टल क्या है, ये मतलब इसका मतलब क्या होता है ना कि आपस में जैसे सरकार को 41%, राज्य सरकार को क्या मिला? आपका राज्य सरकार को कितना पैसा मिला? एक मिनट, राज्य सरकारों को कितना पैसा मिला? आपको 41% हिस्सेदारी मिला टोटल राज्यों को, ठीक है, ठीक है, टोटल राज्यों को। तो सरकार राज्य सरकारों को कितना? 41 रुपया मिला, ठीक है। अब ये 41 रुपया में किस तरीके से बांटेगा ना, वही होता है हॉरिजेंटल टैक्स डेवल्यूशन। ये तो वर्टिकल टैक्स आपका डेवल्यूशन हो गया कि सीधे ये तो बोल दिया गया ये तो फिक्स्ड है भाई 41%, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए ये तो फिक्स्ड है कि स्टेट को जाएगा 41%, लेकिन इस 41% में कैसे बंटवारा होगा, जो इतने सारे जो स्टेट्स हैं उसी को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर आप लोग आज पता चला होगा तो जाहिर सी अच्छी बात है कि आप कुछ नया सीखे हैं, और नहीं तो अगर पहले से जानते होंगे तो आपको रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में होता है कि स्टेट आपस में कैसे बांटेगा, जैसे बिहार, उड़ीसा, यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, आपका झारखंड, दिल्ली, ये सब कैसे आप आपस में बांटेगा, उसका ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है आपको थ्योरी में कि केंद्र और राज्य के बीच के बंटवारा जैसे मानदंड होता है, कुल विभाज्य कर पुल में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी हो गया, या उदाहरण के लिए क्या है कि 15वां वित्त आयोग जो है आपका 41%, 16वां वित्त आयोग 2026-31 के लिए 41%, यही अतः संभव है। देखिए क्या हुआ, 16वां जो वित्त मंत्रालय सॉरी वित्त आयोग का जो है ना 41% तो रखा, ठीक है। यहाँ पे ये समझिएगा क्या है ना कि ये क्या कर दिया ना, ठीक है, 41% 15वां वित्त आयोग भी रखे, ठीक है। कौन थे आपका? एन के सिंह थे। और अभी जो हमारा वित्त आयोग कौन है अध्यक्ष? वो है अरविंद पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया। और ये 16 में कितने, 15 में कौन थे? एन के सिंह थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछ देते हैं। तो अरविंद पनगड़िया आपका 16 फाइनेंस कमीशन है, और इनके सिंह जो है आपका 15 फाइन कमीशन थे, ठीक, फाइनेंस कमीशन थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब ये जो क्या किया है ना, जो 16 आपका फाइनेंस कमीशन, एफसी लिखता हूं मैं यहाँ पे, एफसी जो क्या है अरविंद, ठीक है, अरविंद मैं लिख देता हूं, आप पनगड़िया लिख दीजिएगा, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। इन्होंने क्या किया ना कि फॉर्मूला जो पहले का था उसमें चेंज कर दिया गया, चेंज कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, जैसे यूपी बिहार, ठीक है, यूपी बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, इन राज्यों को प्रतिशत में जो पैसा मिलेगा वो कम मिलेगा। किस, कौन सा? हॉरिजॉन्टल वाले, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला जो आपस में बांटता था, ठीक है, वो पैसा इसकी अपेक्षा में, मतलब इन राज्यों की अपेक्षा में जो कोस्टल वाले स्टेट हैं, जैसे आपका केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और इंडस्ट्रियल जो स्टेट है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब हो गए, उनको क्या परसेंटेज के हिसाब से पैसा अब ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो 16 फाइनेंस कमीशन है वो कहीं हमारा जो फार्मूला था वो चेंज कर दिया। मामला क्या है वो भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए मेरे पास, मैं उसको लगा नहीं पाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मामला क्या हो गया कि फाइनेंस कमीशन जो है हमारा, तो आपको पता होना चाहिए,
अगर आप पॉलिटी का हमारा क्लास किए होंगे, अगर जो रेगुलर हैं, और नहीं किए होंगे तो जाके पॉलिटी का प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, फाइनेंस कमीशन में बहुत अच्छे से समझाया हूँ। तो ये आर्टिकल 280, ठीक है, 280 क्या कहता है, मतलब में संविधान हमारा है, जो मतलब संविधान में 280 फाइनेंस कमीशन का बात करता है, ठीक है, यानी संविधानिक संस्था है ये फाइनेंस कमीशन। देखिए क्या है, यूनियन गवर्नमेंट जितना भी टैक्स लेगा, ठीक है, मान लिया जाए, एक मिनट, यूनियन गवर्नमेंट जो हमारा 100 रुपया टैक्स लिया है, ठीक है, उसका उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं करेगा, अपने लिए 100 रुपया का नहीं करेगा, 59 रुपया करेगा। किसके हिसाब से? 16th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से। बाकी 41 रुपया का क्या करेगा, उसमें राज्यों को पैसा देना पड़ता है। मतलब इसे ही कहा जाता है आपका टैक्स डिवोल्यूशन, ठीक है, कर हस्तांतरण, ठीक है। और ये क्यों देना पड़ता है? क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया है कि आर्टिकल 280 से के तहत आपका एक फाइनेंस कमीशन गठन होगा, जो क्या करेंगे, अपना सिफारिशें करेंगे, रिपोर्ट बनाएगी, और आर्टिकल उसी मतलब रिपोर्ट को आर्टिकल 281 के तहत आपका जो है फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आपका पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, और उसी पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट पेश किया गया उसी के अनुसार ये कहा जाता है कि उसको स्वीकारा जाता है, या मतलब उस रिपोर्ट पर चर्चा होती है, जो कल मतलब 1 तारीख को रखा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों का जो है ना, इन दोनों में जो 41% ही दिया है, तो आप लोग बोलिएगा ना कि सर चेंज क्या क्या है, आखिर 41% ये भी दिया है, ये भी दिया है, लेकिन देने वाला जो है ना, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो नया चेंज किया है कि गरीबी, जो पहले जो आपका गरीबी या इनकम डिस्टेंस जिसको बोला जाता था, गरीबी और या इनकम डिस्टेंस का, और तथा एरिया को क्या कर दिया है, इसमें वेटेज जो है यानी वजन कम कर दिया है। जो पहले ज्यादा दिया जाता था, अब इन दोनों मामले में वेटेज कम कर दिया गया है। यानी अपने, इसका मतलब है कि अपने आप जो है बिहार यूपी जो है उसको पैसा कम जाएगा प्रतिशत के रूप में, ठीक है। तथा उसके मुकाबले में जैसे कोस्टल स्टेट जो है, इंडस्ट्रियल जो स्टेट होंगे, उनको क्या होगा, ज्यादा परसेंटेज पैसा मिलेगा। कारण कारण इसके पीछे एक चीज और जोड़ दिया है कि जीडीपी में योगदान जिसका ज्यादा रहेगा उसको मतलब क्या मिलेगा, पैसा ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये जो है कि मतलब फाइनेंस कमीशन जो आपका 16वां वित्त आयोग है, उनके अनुसार ये किया गया। देखिए एक चीज और है, आप चार्ट बना लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको नहीं बता पाया हूँ, लेकिन आप चार्ट बनाइएगा, देखते हैं थोड़ा सा क्या यहाँ पे ये लिखा हुआ है या नहीं है। हॉरिजॉन्टल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसी को पढ़वा देता हूँ। पहले इसको तो मैं आपको थोड़ा सा टैक्स ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण को बता देता हूँ। केंद्र और राज्य के बीचों के बंटवारा है। मानदंड क्या होगा, कुल विभाज्य कर पुल के हिस्सेदारी जो जितना भी रहेगा, उदाहरण के लिए 41% 15वां वित्त आयोग भी दिया गया, और 16वां वित्त आयोग भी 2026-31 के लिए बना हुआ है। ये भी डेट आप याद रखिएगा, यथावत मतलब जैसे 15वां रखा वैसे ही 16वां भी रखा है, ठीक है। यह प्रतिशत जो है, देखिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। यह प्रतिशत तय करते समय आयोग देखता है कि राज्यों की व्यय जिम्मेदारी कितनी है, तो पहला आप याद रखिए, और दूसरा क्या है कि राजस्व जुटाने की क्षमता कितनी है, और थर्ड है कि राष्ट्रीय प्राथमिकता कितना दे रहा है, और फोर्थ है कि राजकोषीय जो स्थिरता है वो उसकी कितना है, तो वो इस हिसाब से तय करता है, ठीक है, राज्यों के वेटेज का, जो मैंने ऊपर से जो पैसा आता है, जो 41% दिया गया, ठीक है, ये 41% की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। जो क्षैतिज कर हस्तांतरण तो आपको बता दिए कि आपस में राज्यों के बीच बंटवारा कैसे होता है, देखिए यहाँ पे लिखा, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के प्रमुख मानदंड क्या है, मानदंड, अर्थ और प्रवृत्ति क्या रहा, ठीक है। पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो जनसंख्या में है, तो जनसंख्या का मतलब क्या है आपका, देखिएगा यहाँ पे जनसंख्या मतलब जिसकी जितनी ज्यादा आबादी रहेगी, जिसकी जितनी जनसंख्या, ठीक है, उतना ही उसको पैसा, पैसा पैसा भी उसको उतना ही, ठीक है। राज्यों के बीच जो अर्थ है, मतलब राज्यों की आबादी पे ये निर्भर करता है कि कितना राज्य की आबादी है। वजन थोड़ा इसमें क्या कर दिया है आपका, बढ़ाया है, यानी मतलब जो, देखिए मैं यहाँ पे 15वां वित्त आयोग लिख देता हूँ। पहले ये क्या था, ये दोनों आप कंपैरिजन करके याद रखिएगा, ठीक है। पहले क्या था आपका 15% था, ठीक है, ये 15% था, ठीक है। लेकिन अभी जो कर दिया गया है, इसमें आपका क्या कर दिया है, आपका 17.5% किया गया है, यानी 17.5% किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, ये नोट डाउन करने वाली बातें हैं, ठीक है, ये आप जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से सही से लिख देता हूं, ये आपका 15वां वित्त आयोग है, ठीक है, 15वां, ठीक है।
इसने कितना कहा था आपको, आपका 15%, 15वां वित्त आयोग 15%, ओके। और 16वां जो है ये मतलब अभी जो बात कर रहा है इसमें कितना है, 17 पॉइंट आपका 5%। तो ये आप नोट डाउन कीजिएगा, पहला आप नोट डाउन कीजिएगा, इसी तरीके से आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। मैं अब इसे डिलीट करता हूं, ठीक है। आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जरूरी से ये नोट कीजिए फर्स्ट। अब सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक चीज और समझाने लायक है कि जैसे देखिए इसमें जनसंख्या जितनी जिसका, तो मतलब केरल वाले जो लोग होंगे या साउथ स्टेट वाले के जो मुद्दा अभी आते हैं न्यूज में आप लोग देखते होंगे कि नाराजगी जताई जा रही है, क्यों, कारण क्या हुआ कि ये जो केरला के और जो साउथ साउथ स्टेट जो है अपनी आबादी पर क्या है कंट्रोल किया है, ठीक है, कंट्रोल किया है, ठीक है। तो इनको और प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ना कि इनको क्या मिलना चाहिए, आपका मतलब वेटेज ही इनका मतलब कम दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, जिसकी जितनी जनसंख्या उस राज्य को उतना पैसा दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट आपका ये याद रखिए। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, देखिए जनसांख्यिकीय प्रदर्शन यानी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। दूसरा में देखिए डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण पर है, जो मतलब इसीलिए क्या है कि जैसे जो राज्य साउथ स्टेट जो नाराजगी जताया उसके लिए क्या किया फाइनेंस कमीशन, इसका समाधान क्या ढूंढा कि जिसका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जितना ज्यादा रहेगा उसको मतलब क्या है कि जो जितनी आबादी पर कंट्रोल करेगा, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट एक आप सुनते होंगे TRF, ठीक है, सॉरी TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब क्या होगा कि एक माँ जो है, एक माँ कितने बच्चों को जन्म दे रहा है। तो इसकी संख्या जैसे कम हो जाएगा, एक माँ मतलब जो पहले 3 बच्चे दे रहे थे अब क्या दे रहे हैं, 1 बच्चे दे रहे हैं। तो जो जितना कम बच्चा पैदा होगा ना उस हिसाब से देखा जाएगा उसका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, और उसी हिसाब से उसको जो जितना कम करेगा उसको ज्यादा पैसा, उस राज्य को ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी जनसंख्या नियंत्रण पर पैसा ज्यादा मिलेगा। और इसका क्या कर दिया कि वजन जो पहले घटा दिया, क्या किया, 15वां वित्त आयोग जो था आपका कितना था, आपका 12.5% था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कितना, 1 मिनट मैं अच्छे से लिखता हूं थोड़ा, ये 12.5% था, ठीक है, 12.5% था। अब ये वजन घटाकर कितना कर दिएगा आपका 10%। तो ये आप सेकंड नोट कीजिएगा, सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर 10%, ठीक है। ये आप नोट करते चलिए, प्लीज आप लोग नोट करते चलिए, ये आपको बहुत ही समझने में, ये क्वेश्चंस में आते हैं, यूपीएससी क्वेश्चंस में आए हुए हैं भाई, और आपका पीसीएस में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर ये हम लोग देख लिए जनसंख्या का प्रदर्शन, आप अपने तरीके से आप नोट्स आप मेरे साथ भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, ओके। अब जो थर्ड है हमारा यहाँ पे देखिए, थर्ड जो है इनकम डिस्टेंस, ठीक है, इनकम डिस्टेंस। अब इनकम डिस्टेंस मतलब क्या होगा कि जो राज्य जितनी गरीब है, ठीक है, मतलब इसमें क्या देखा जाता है, गरीब और अमीर राज्यों के बीच अंतर देखा था, जो राज्य जितना गरीब रहेगा उसको पैसा उतना दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया गया है ना कि इसमें भी कटौती किया गया है, क्या कटौती किया गया है, पहले जो 15वें वित्त आयोग थे वो 45% देते थे, और इसको क्या कर दिया, जो मेनली रूप से तो यही कम किया है ना, इनकम डिस्टेंस कहेंगे या पॉवर्टी पे, मतलब जो गरीबी पे कम कर दिए हैं और क्षेत्रफल पे कम कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो मतलब 15वें वित्त आयोग थे 45% था, और इसमें जो किया गया है 42.5% किया गया है, ठीक है, 42.5% किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, थर्ड नंबर इनकम डिस्टेंस, ठीक है, गरीबी और अमीरों के बीच, यानी इनकम डिस्टेंस माने होता है गरीबी पर या आपका आय दूरी पर, ठीक है। तो ये आप थर्ड नंबर भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग, जैसे देखिए थर्ड नंबर पर लिखिए आपका गरीबी पर, ठीक है, गरीबी और अमीरों के बीच जो राज्य के बीच अंतर होगा, मतलब जो ज्यादा गरीब होगा उस राज्य को ज्यादा पैसा दिया जाएगा, यानी इसमें कितना वेटेज दिया गया है, ये आपका 16 फाइनेंस कमीशन 42.5%, और पहले 15वां वित्त आयोग जो थे इस पर 45% दे रहे थे, ओके। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा है कि ये क्षेत्रफल पर, फोर्थ नंबर क्या है, क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर एरिया जो है आपका, ये कितना, हम कितना, जिसका जितना ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा, मतलब देखिए क्या है कि जिसकी जितना ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा उसको उतना, क्यों, क्योंकि वहां पे आपका मतलब संसाधनों की
मतलब जैसे रोड बनाने के लिए, आपका रेल बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, तो जो जितनी मतलब डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे भौगोलिक आकार पर भी इसको पैसा दिया जाता है मतलब स्टेट गवर्नमेंट के। ये जो यथावत लिखा हुआ है ये गलत है। यहाँ पे क्या कर दिया गया है आपका कि एरिया पर क्या कर दिया गया है आपका कि इस बार जो है ना एरिया पे जो पहले 15वां जो था, ये लिखिएगा 15वां जो था वो आपका 15% दे रहा था, ठीक है, 15% कर रहा था, और यहाँ पे क्या कर दिया है 16वां जो कर दिया है आपका 10% कर दिया है। तो ये अब फोर्थ में पॉइंट में लिखिएगा कि 16वें वित्त आयोग इसको कितना वेटेज दिया है, तो आपका 10% दिया है, और 15वां कितना दिया था, 15% दिया था। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, एक नया चीज जोड़ा है, ठीक है। पहले ये देख लेता है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी आपका 5th नंबर पे लिखिएगा। ये मतलब जितना पहले था ना उतना ही रखा है, मतलब 10% ये भी रखा था 15वें वित्त आयोग, और इसका भी मतलब 16वें वित्त आयोग भी 10%। इसमें क्या होता है ना कि जिस राज्य में ज्यादा वन विस्तार होता है उसको उतना पैसा मिलता है। क्यों? नेशनल पार्क बनाने के लिए, फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो ये इसीलिए पैसा दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि एमपी में ज्यादा है, ठीक है, वन है, और बिहार में कम है, ठीक है, तो वहां कम पैसा मिलेगा, एमपी को ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है। ये 5th नंबर आप लिख लिए होंगे। देखिए एक चीज और था पहले आपका, एक और था आपका, पहले था टैक्स एफर्ट, ठीक है, टैक्स एफर्ट, ठीक है, टैक्स एफर्ट था। उसको क्या कर, देखिए इसको टैक्स एफर्ट को क्या कर दिया गया आपको, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा ले ही लेता हूं। देखिए क्या है कि आपको टैक्स एफर्ट, ठीक है, टैक्स एफर्ट में जो फाइनेंस कमीशन एफर्ट को, कर को, प्रयास को हटा दिया। ये कौन? आपका 16 फाइनेंस कमीशन, जिसका क्या इसका था 2.5% इसको दिया जाता था वेटेज। अब नया जो जोड़ा गया है, जीडीपी में किसकी कितनी कंट्रीब्यूशन रहता है, कितना योगदान दे रहा है कौन राज्य, उसके हिसाब से उसको 10% का वेटेज दिया गया है। तो ये नया चीज जुड़ा है, कंट्रीब्यूशन राष्ट्रीय जीडीपी में राज्य का योगदान कितना है, इसमें क्या है 10% दिया गया है, जो ये इस वर्ष जुड़ा गया। 15वें फाइनेंस कमीशन में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। यही चीज जो मैं आपको बताया हूं वही है, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, ठीक है। ये जो 16वें वित्त आयोग का क्या है मानदंड, ये हम लोग जान गए थे, जनसंख्या और राज्यों के बीच आबादी वजन कितना बढ़ाया है, थोड़ा नहीं, मतलब इसको क्या है पॉपुलेशन पर 17.5% कर दिया है 15% से, ठीक है। और आपका जनसंख्या के परफॉर्मेंस में क्या किया गया है, घटाया गया है, ठीक है, इसमें 10% किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा 10%। और इसमें क्या किया गया है, इनकम डिस्टेंस में इसमें भी घटाया गया है, जो आपका इनकम डिस्टेंस में 42.5% किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। और क्षेत्रफल में यथावत नहीं, इसमें भी घटाया गया है, इसमें क्या किया गया है, क्षेत्रफल में आपका 10% किया गया है। तो ये भी याद रखिए, कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 10% रखा गया है, और इकोलॉजी में 10% रखा गया है, ठीक है। तो आपका 42% सबसे ज्यादा गरीबी को, उसके बाद आपका किसको दिया गया है वेटेज ज्यादा, जनसंख्या को जो 17.5%, ठीक है, जो बढ़ाया गया है। और आपका फिर उसके बाद है 10-10% सभी को दिया गया। तो इतना आसान है, याद रख सकते हैं आप, ठीक है। महत्वपूर्ण बदलाव क्या किया गया है, टैक्स एफर्ट कर जो था कि टैक्स कर प्रयास, मतलब पहले जो जितना भी कर प्रयास जो ज्यादा राज्य करते थे मतलब लेने का, उसको ज्यादा वेटेज मतलब दिया जाता था, यानी 2.5% दिया जाता था, वो 2.5% उसको हटा दिया गया। उसके जगह पर नया जो जुड़ गया है, यानी 6वां जो जुड़ गया है, वो आपका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी जोड़ा गया है, ठीक है। 2.5% से इसको 10% किया गया है। उत्पाद, औद्योगिक और कुशल राज्यों को प्रोत्साहन और बेहतर शासन और आर्थिक प्रदर्शन को इनाम दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है लगाया गया है। क्यों किया गया है ये बदलाव? ताकि क्या हो, केवल जनसंख्या आधारित वितरण से उत्पाद राज्यों को नुकसान होता था। जीडीपी योगदान को शामिल करने से क्या हो गया कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ावा हो, ये ऐसा फाइनेंस कमीशन के द्वारा कहा गया है। लेकिन इसकी आलोचना हो रहा है कि लाभ सीमित रखे गए हैं, अत्यधिक निर्भर राज्यों पर असर कम रखने के लिए, ठीक है, संरचनात्मक सुधारों की यहाँ पे कमी हुई है। ओके, राज्यों की वित्तीय स्थिरता पर आयोग की स्वीकार जो स्वीकार किया गया है, यानी स्वीकारोक्ति जो है क्या है, आयोग ने माना है कि जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों का वित्तीय
स्थान जो है फिजिकल स्पेस सिमट गया है। व्यय दायित्व और सुनिश्चित राजस्व के बीच बढ़ती मतलब अंतर राज्यों को बढ़ता अंतर राज्यों को क्या है बाजार से ऋण लेने में के लिए मजबूर हो रहा है। ठीक है, मार्केट बोरोइंग कर रहा है। इसके बावजूद भी वर्टिकल डिवोल्यूशन में कोई वृद्धि नहीं किया गया है जो 50% मांग थी। यही कारण है कि कई राज्य ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित हस्तांतरण पर असंतोष व्यक्त किया है। ठीक है, अब क्या है कि क्षैतिज जो वितरण है वो बदलाव किया गया है। ये मतलब टैक्स एफर्ट को हटा दिया गया है, इसके जीडीपी कंट्रीब्यूशन जीडीपी लगाया गया। ठीक है, मतलब 16वें वित्त आयोग द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या है वही जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्या है कि लेकिन लाभ सीमित क्यों है, मतलब इतना कुछ करने के बाद लाभ सीमित क्यों है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि क्षैतिज वितरण में देखिए ये सब क्या है ना आपका मेंस का मुद्दा है। ठीक है, ये आप मेंस जब लिखोगे, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन आंसर आज मैं रखा हूँ लास्ट में, अगर जो आप देख रहे हैं तो आप कृपया करके बनाए रखिएगा। मैं आपको उस फॉर्मेट बताऊंगा कि किस तरीके से लिखना है। ठीक है, जो भी है आयोग ने स्पष्ट किया कि क्षैतिज वितरण में सुधार क्रमिक होनी चाहिए। अचानक परिवर्तन से क्या होगा, अधिक हस्तांतरण निर्भर राज्यों को वित्तीय झटका लग सकता है। इसलिए जनसांख्यिकी प्रदर्शन यानी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का वजन घटाया गया। तर्क है कि भारत अब जनसांख्यिकीय लाभांश के चरम के करीब है। जनसंख्या का आकार का वजन थोड़ा बढ़ाया गया है। ठीक है, राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। औद्योगिक राज्य जैसे तमिलनाडु हो गए, महाराष्ट्र हो गए, इन्हें केवल सीमित और क्रमिक लाभ मिला है। यह सतर्कता समझने योग्य है, लेकिन यह आयोग की सीमित महत्वाकांक्षा को भी क्या है दर्शा रहा है। ठीक है, कुछ है नहीं, मतलब वही जो मैं समझाया हूँ, ये तो मैं इसलिए पढ़ दे रहा हूँ कि ताकि आपको लगे कि सर जो लाए हैं वो कुछ बताया नहीं है। ठीक है, इसमें एक चीज और है, संघीय ढांचा की प्रमुख चिंता क्या है। देखिए शेष जो है और सरचार्ज है। देखिए जब आप टैक्स का जब आप पढ़िएगा ना, जैसे आरबीआई का आएगा, फिर टैक्स आएगा, ये सब जब आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, मैम आपको उस समय बहुत अच्छे से समझाएंगे। अगर वो इकोनॉमिक्स नहीं लेते हैं तो मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले उनका ये मतलब डिपार्टमेंट है। ठीक है, अभी वो थोड़ा सा 14वीं जेपीएससी पे ज्यादा फोकस किए हुए हैं, और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा वो अपना जो भी है उनका सब्जेक्ट जो है वो अपना लेंगे, और बेहतर मुझे पता है कि वो बेहतर करेंगे। ठीक है, और आप लोग को समझ में आएगी। ओके, पहले एक बार आप लोग जुड़िए, वो भी वेट कर रहे हैं कि कब आप लोग 1K का सब्सक्राइबर मतलब पूरा होते हैं, इसीलिए वेट किया जा रहा है। ठीक है, क्या है शेष सरचार्ज के कारण क्या इफेक्टिव जो डिविजिबल पुल जो होता है सिकुड़ रहा है, और फाइनेंस कमीशन 16 ने इस समस्या को स्वीकार किया, लेकिन इन्हें विभाज्य पुल में शामिल करने की सिफारिश नहीं किया। कुल हस्तांतरण में वृद्धि, लेकिन किस रूप में 2025-26 ये जो है ना कि सिर्फ ये कैसे हस्तांतरण किया गया वही बताया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि नई दिल्ली द्वारा प्रथम कुछ नहीं है। ठीक है, विश्लेषण क्या इसको किया जा सकता है कि राज्यों की वित्तीय चुनौती को पहचानता है। ठीक है, लेकिन क्या है संघीय वित्तीय संतुलन बहाल करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुधार से बचा है कौन, आपका फाइनेंस कमीशन। और यदि 2031 तक चरणबद्ध तरीके से राज्यों की हिस्सेदारी 45% करने की प्रतिबद्धता दी जाती तो स्थिरता बनाए रखते हुए राज्यों का वित्तीय विवेकाधिकार बढ़ाया जा सकता था। ठीक है, फिजिकल ऑटोनॉमी बढ़ाया जा सकता था। अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ये देखिएगा आपका क्वेश्चंस क्या है कि वर्टिकल डिवोल्यूशन से क्या तात्पर्य है। तो केंद्र और राज्य के बीच के करों का वितरण। निम्नलिखित में सेकंड क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मानदंड वित्त आयोग द्वारा क्षैतिज वितरण में प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा इसमें कौन कौन है, आपका जनसंख्या भी है, इनकम डिस्टेंस भी है, क्षेत्रफल भी है, और वन परिस्थिति भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनकम डिस्टेंस मानदंड का उद्देश्य क्या है। तो इनकम डिस्टेंस का मानदंड है कि आपका राज्यों के बीच जो आर्थिक असमानता को कम करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन इसलिए लगा दिया हूं कि आप जो भी ऊपर पढ़े हैं, और मेरा एक और जो चलाया गया है कि जो भी वनडे क्लास के लिए, जैसे करंट के लिए, जैसे छोटे छोटे एग्जामों में जैसे पूछा जाता है, उस तरीके से भी मैं आपको लगा चुका हूं। ठीक है, तो आप लोग जो भी आते हैं प्लीज आप अपने भाई बहन जो भी तैयारी करते हैं उनको पढ़ने बोलिए। देखिए यार, नॉलेज लेना चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस मतलब आपको लग रहा होगा कि भाई इतना ये सब क्या पढ़े, क्यों पढ़े। देखिए पढ़िए,
जब तक आप जानिएगा नहीं, नॉलेज नहीं आएगा, ठीक है। मान लिया जाए किसी का जॉब लग जाता भी है, वन डे मतलब कोई वन लाइनर करवा रहा है, उससे आपका ठीक है करंट आपको 10 पूछता है, आप उसमें से 5 बना भी लेते हैं, लेकिन वो तो रट्टू तोता है, क्या फ़ायदा है फिर? आपको दिन दुनिया के बारे में भी तो जानना चाहिए ना, कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। आप एक सभ्य नागरिक हैं, आप एक लिटरेट सिटीज़न हैं, तो क्या आपको जानने का हक नहीं है? आप क्या करिएगा? फिर जब आप जॉब में चले जाइएगा, तो आपको इन सब चीज़ों से बहुत काफ़ी आप दूरी बना लीजिएगा, ठीक है? बहुत लोगों को देखा हूँ। तो ये भी आप जानिए, आप जानने की कोशिश कीजिए। आप अपने घर को मतलब सँभालने वाले हैं, ठीक है? आप अपने आने वाले भविष्य को एक अच्छा राह पे कैसे ले जाएँगे जब तक आप समझेंगे नहीं। तो पढ़िए, ज्ञान देखिए ये सब चीज़ ऐसा नहीं है कि मतलब द हिंदू मेरे काम का नहीं है, जैसे छोटे एग्ज़ामों में नहीं आता। अब भाई कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, ये आप जान लो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि अगला प्रश्न में चलते हैं कि 16वें वित्त आयोग ने किस मानदंड का वजन बढ़ाकर उत्पाद राज्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है? तो देखिए, क्या वजन बढ़ाया गया है आपका? जनसंख्या का वजन बढ़ा दिया गया है, ठीक है? यानी इसको जनसंख्या का वजन कितना कर दिया गया है? तो 17.5% कर दिया गया है, और जनसंख्यिकीय प्रदर्शन आपका 10% है, तो ये भी आप याद रखिएगा। टैक्स एफर्ट जो 2.5 था, इसको हटा दिया गया, और कंट्रीब्यूशन जीडीपी आपका 10%। तो इस तरीके से आपको याद होते जाएगा, और ये क्वेश्चंस बनते हैं भाई, बनते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? शेष और सरचार्ज विभाज्य जो कर पूल का हिस्सा होता है, ये क्या है? विभाज्य कर का हिस्सा, शेष और सरचार्ज राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ओके, चलते हैं अगले मुद्दे पे, ठीक है। थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं, इससे आपको फ़ायदा ही हो रहा है, ठीक है। क्या है ना कि डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर एडिक्वलिटी डिनेड इन टीचर ट्रेनिंग मटेरियल एनसीईआरटी टेल्स सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एससी, ठीक है। क्या कह रहा है कि स्कूली शिक्षा में ट्रांसजेंडर समावेशन एनसीईआरटी और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहा है। देखिए क्या है, शिक्षा, लैंगिक न्याय और संवैधानिक अधिकार, जो हमारा जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस एंड पॉलिटी से मुद्दा ये जुड़ा हुआ है। मैं आज से आपको इस तरीके से लगाया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जो यूपीएससी वाले, वो कहीं ना कहीं आपका सही रास्ते पे जा रहे हैं। पीएससी वाले जो आप पढ़ रहे हैं वो सही रास्ते पे जा रहे हैं, समझे। आपका 72वीं जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, 14वीं जेपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, वो देखिए पढ़ने वाले, आप कहीं से अलग जगह पे नहीं पढ़ रहे हैं। आपको सोशल जस्टिस पढ़ना ही पड़ता है, गवर्नेंस पढ़ना ही पड़ता है, पॉलिटी पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। ये तो मैं आपको जो यूपीएससी का है ना, उसका मैं आपका लगाया हूँ, जो मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब क्या विषय पढ़ना होता है, ठीक है, तो उसका पेपर मैं लगाया हूँ। लेकिन आपको गवर्नेंस भी पढ़ना ही पड़ता है, पॉलिटी पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। आप प्री निकाल लीजिएगा, 14वीं जेपीएससी आप निकाल लिए, ठीक है। लेकिन मेंस लिखने के लिए भी तो आपके पास मुद्दा होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो आप कहाँ से लाइएगा? आप प्री निकालने के लिए थोड़ी है तैयारी कर रहे हैं आप। प्री नहीं भाई, मैं तो आपको बताया हूँ ना, प्री आप सोचो ही मत, आप मेंस सोचो, आप इंटरव्यू सोचो। प्री क्यों सोचते हो? प्री सोचोगे तो वही है, जैसे आप, अगर आप अपना एक छोटा-सा मैं आपको बात बताता हूँ। मतलब कोई इंसान आपके घर के बगल वाले हैं, वो उनकी सोच है कि मतलब क्या है कि वो अपना एक बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं, ठीक है? मान लीजिए कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, और आपकी सोच है कि उस कंपनी में क्या है, जॉब करनी। तो सोच किसकी है? आप क्या सोच रहे हैं? देखिए ये सोच रहे हैं, ठीक है? और आप सोच रहे हैं कि नहीं कंपनी में हम जॉब कर लें, तो क्या है, आपकी सोच कहाँ तक जा रही है, तो आप वैसा ही काम करोगे। इनकी सोच ठीक, भले ही ये नहीं अभी ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी सोच है ना, तो वो अपना रास्ता ज़रूर ढूँढेंगे। और आपकी सोच है कि बस 14वीं जेपीएससी का भाई आया, पेपर दे दिए प्रीलिम्स, हो जाएगा, तब पढ़ेंगे मेंस। ऐसा कहीं नहीं होता है। आपके एक तो टाइम भी कम दिया है, आपका 2 महीना 3 महीना दिया है, ठीक है। 72वीं बीपीएससी वाले भी जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं देखा हूँ पर्सनली, मैं बता रहा हूँ आपको कि चलिए मैं इस चीज़ का एसआई का तैयारी कर रहा हूँ, चलो दे दिया। अरे भाई आप दे दिए, ठीक है, आपका प्री निकल गया, ठीक है, प्री लिखन गया, लेकिन मेंस आप कब कैसे लिखोगे? मेंस आप कैसे लिखोगे? तो प्लीज़ आप लोग कोई भी तैयारी कीजिए ना, तो उसका दोनों चीज़ का कीजिए, ठीक है? मेंस और प्री दोनों का कीजिए।
और मेनली फोकस तो आपको मेंस का रहना चाहिए, आपको प्री तो इसी से निकलना है, ठीक है। तो ये आप ठीक है, देखिए कोर्स बेचने के लिए अलग चीज है, कोर्स जो लॉन्च करने के लिए अलग चीज है। आप बोलोगे, आपके मांग रहेगा तो मैं भी कोर्स लाऊंगा, ठीक है। लेकिन बात जो है आपका मेंस प्लस प्री प्री कम मेंस जो क्लासेस चलती हैं उसमें आप जाइए, ठीक है। उसको आप परचेज कीजिए, तो आपके लिए ज्यादा फायदा है। नहीं, आप प्री निकालिए, 10 दिन में आइए प्री निकालिए, 10 दिन में आइए, 1 महीना में आइए प्री निकालिए, कैसे निकाल दोगे भाई? कहाँ से निकालोगे? अरे भैया 20 दिन तो आपको एक ही सब्जेक्ट में लगेगा, एक छोटा सा टॉपिक है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आपको पढ़ाने में 10 दिन या 15 दिन लग जाएगा। अगर आप ठीक है प्री के पर्पज से ही पढ़ाओगे तो क्या पढ़ा दोगे आप? क्या आप पानीपत के आप युद्ध पढ़ाओगे 1526 और आपका 1667, ठीक है, इस तरीके से आप चले जाओगे, हो गया। फिर आ जाओगे कि 1757 में आपका क्या हुआ, मान लिया जाए कि आपका प्लासी का युद्ध हो गया और फिर बक्सर का युद्ध पढ़ा दोगे कि हाँ बस 1757। ऐसा नहीं आता है, क्वेश्चंस नहीं आता है भाई, नहीं आएगा। ये आप नोट कर लो, उसमें से पूछ देगा कि किसको क्या बनाया, कंसेप्ट वाला क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि जो है कंपटीशन जो है बढ़ रहा है। तो प्लीज आप लोग फोकस कीजिए, आप मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए और मेरे बातों पे आप अमल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डिसीजन आपको लेना है कि आप क्या करिएगा, ठीक है। आप एक मैच्योर होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि मैच्योर है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप मैच्योर ही हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है ये मुद्दा? तो ये मुद्दा जो है आपका कि पृष्ठभूमि क्या है इसका, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो एनसीईआरटी है ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने स्कूल शिक्षा प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर छात्रों की चिंताओं को सहमति करने का प्रयास किए हैं। और यह प्रस्तुति एक काउंटर एफिडेविट के माध्यम से दी गई है, जो सितंबर 2025 में दिए गए थे और न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में दाखिल की गई है, ठीक है। यह मामला क्या है? दिल्ली के वसंत वैली स्कूल कक्षा जो 12 की छात्रा द्वारा दायर की याचिका से जुड़ा हुआ है, मतलब बता रहा है कि जिस पर में देश भर में स्कूल के पाठ्यक्रमों में ट्रांसजेंडर समावेशी व्यापक ऑन शिक्षा यानी कॉम्प्रहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को शामिल करने की मांग है। मेनली रूप से क्या मांग है? कॉम्प्रहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को शामिल किया जाए। ओके, अब यहाँ पे क्या है, हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। मेनली हम लोग को जो पढ़ना था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा पढ़ना है। इसके इसी से देखिए, ये है कि आपका संस्था पढ़ना होता है आपका जीएस पेपर 2 में, तो ये हम लोग संस्था ही है, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। स्थापना कब हुआ? 1961 में एनसीईआरटी का। आप लोग बुक भी पढ़ते होंगे एनसीईआरटी को, तो ठीक है, तो इन्हीं का बुक है वो, ठीक है। तो स्थापना 1961। स्वरूप कैसा है? स्वायत्त संगठन है, ऑटोनोमस बॉडी है। और ये किसके अधीन है? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। तो ये 4 बात तो आप याद रखिएगा, 4 बात नहीं तो 2 बात तो जरूर याद रखिएगा, 3 बात। ये स्थापना 1961 में। दूसरा आपका याद रखना है शिक्षा मंत्रालय का अधीन आता है। थर्ड आपका याद रखना है कि हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। आप ये भी याद रख सकते हैं, ऑटोनोमस बॉडी है। और ये जो आगे आपका संवैधानिक और कानूनी अधिकार, देखिए कोई प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो ये भी आप याद रखिए। कार्य क्या करता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार क्या करता है, मतलब ये लाता है, ठीक है, कार्य करता है। ओके, मुख्य कार्य जो है इसका, ये भी आप याद रखिएगा। पहला कार्य पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक निर्माण करता है, ठीक है, कक्षा 1 से 12 के लिए। सीबीएसई और अन्य केंद्रीय विद्यालयों के लिए आधार मतलब ये प्रदान करता है। हाल के वर्षों में क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम में सुधार किया गया। और दूसरा क्या काम करता है, शिक्षक को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देता है, सेवाकालीन और पूर्व सेवा प्रशिक्षण भी देता है। डिजिटल और ऑफलाइन मॉडल के तहत हालिया फोकस जो है जेंडर संवेदनशीलता पे है, ट्रांसजेंडर छात्रों के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। और थर्ड क्या करता है, शैक्षणिक अनुसंधान करता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर शोध करता है, मूल्यांकन सुधार करता है, नवाचारी शिक्षण पद्धतियां लाता है, ठीक है। और फोर्थ क्या करता है, ये आपका शैक्षिक नवाचार यानी एजुकेशन इनोवेशन करता है, आईसीटी आधारित शिक्षा लाता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल पायलट प्रोजेक्ट भी ये लागू करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो मुद्दा अब हम लोग जो आपका न्यूज है उससे आते हैं, जुड़ते हैं
एनसीईआरटी का पक्ष और पहल क्या है? देखिए, पहला है शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर देना। एनसीईआरटी के अनुसार है कि शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री में सेक्स यानी जैविक और जेंडर सामाजिक निर्माण के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। जनवरी 15 की प्रस्तुति में एनसीईआरटी सचिव जो है अभी हिमांशु गुप्ता ने बताया है कि नवंबर आपका 18 से 21 2024 को 9 राज्य के 38 शिक्षकों के लिए क्या है जेंडर आपका कंसर्न्स इन एजुकेशन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इन शिक्षकों को राज्य और जिला स्तर पर अपने सहयोगियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, तो ये काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये आपका क्या है पहल भविष्य की योजना 2025 में ट्रांसजेंडर छात्रों के शैक्षणिक अनुभव दैनिक जीवन की चुनौतियां पर केंद्रित एक और प्रशिक्षण सत्र प्रस्तावित किया था। ठीक है, याचिकाकर्ता का आपत्ति क्या है इस पर, जो याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता के वकील जो मोहम्मद इमरान अहमद के अनुसार क्या कहा गया है कि एनसीईआरटी का अधिकांश प्रयास शिक्षक प्रशिक्षण तक ही सीमित है। जो दोनों देखे प्रयास क्या था, जबकि मांग क्या है कि पाठ्य पुस्तकों में आपका सेक्सुअली एजुकेशन जोड़ना है। ठीक है, तो ये सीएसई का समावेशन करना है। उदाहरण क्या है कि नई कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक पशुओं में यौन प्रजनन पर एक अनुच्छेद है, लेकिन क्या है कि सेक्स और जेंडर के अंतर का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो यही बात है कि उसमें बताया जाए। ठीक है, ऐसी मांग है। संवैधानिक और कानूनी संदर्भ क्या है, देखिए नालसा बनाम भारत संघ जो 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें क्या कहा गया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दिया जाए। निर्देश था कि शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में समावेशी नीतियों, व्यापक यौन शिक्षा का एकीकरण, ये याचिकाकर्ता का क्या है आपका तर्क। ठीक है, सीएससी का अभाव है। ठीक है, ट्रांसजेंडर और जेंडर डाइवर्स व्यक्तियों को शैक्षणिक ढांचे में अदृश्य बनाता है। परिणाम इसका क्या है, कलंक लगाता है, गलत सूचना, बुलिंग करता है, सामाजिक बहिष्करण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोर इश्यूज है, मुख्य मुद्दा क्या है, तो ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम बनाम प्रशिक्षण का मुद्दा यहाँ बन रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण नॉट इक्वल टू पाठ्य पुस्तक सुधार, माने आप शिक्षक का प्रशिक्षण करेंगे तो ऐसा थोड़े कि पाठ्य पुस्तक में सुधार आएगा। नीति और व्यवहार में अंतर। ठीक है, बच्चों के गरिमा यानी आर्टिकल 21, समानता आर्टिकल 14, भेदभाव से मुक्ति आर्टिकल 15, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21, ये कहीं ना कहीं आपका मुद्दा बन रहा है। इस पर क्रिटिकल असेसमेंट यानी विश्लेषण क्या किया गया है, एनसीईआरटी के प्रयास सकारात्मक लेकिन अपर्याप्त है। वास्तविक समावेशन तभी संभव हो सकते हैं जब पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व, उम्र उपयुक्त वैज्ञानिक और संवेदनशील सामग्री हो और शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है, पर इसके लिए पर्याप्त नहीं है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग का क्या है कि आपका एनसीईआरटी मतलब आपका एमसीक्यू है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके माध्यम से जो वनडे क्लास वाले हैं, वनडे एग्जाम वाले हैं, तो वो भी देखिएगा। यह एक संवैधानिक निकाय है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा क्या हमारा बोल रहा है, यह स्कूल पाठ्य पुस्तकों के विकास में भूमिका निभाती है, सही है। थर्ड क्या है, यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, तो ये भी सही है। यानी 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ओके, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के कार्यान्वयन में एनसीईआरटी की भूमिका क्या रहा है। तो स्कूल पाठ्यक्रम का पुनर्गठन, क्या ये सही है। शिक्षक प्रशिक्षण मॉडल का विकास, ठीक है। उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता देना, ये देखिए उच्च शिक्षा संस्थानों का मान्यता ये नहीं देता है, ठीक है। तो केवल 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एनसीईआरटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह केंद्र सरकार को शिक्षा संबंधी नीतिगत सुझाव देता है। क्या ये देता है? देता है। यह कक्षा 1 से 12th तक पाठ्य पुस्तकों की पुस्तकें विकसित करता है, तो ये दूसरा नंबर भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए आपको लगता होगा कि सर कहाँ से पढ़ाते हैं, मैं थोड़ा कहीं पे देखिए जैसे इसमें कुछ था नहीं, लेकिन मुझे लाना पड़ा। देखिए पेज नंबर 1 पे द हिंदू का जो था, उसके बाद जो है आपका नीचे जब आप न्यूज में आइएगा तो वहां पे भी ये दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि यूएस टैरिफ्स ऑन इंडिया कट टू 18% सेज पीएम मोदी एंड ट्रम्प।
क्या है, डेलीगेटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव ए रिड्यूस्ड टैरिफ ऑफ 18%, said मिस्टर मोदी, थैंकिंग मिस्टर ट्रम्प। ठीक है, when two large economics and the world's largest democracies work together, it benefits your uh, benefit our people and unlock immense opportunities for आपका क्या है, mutually beneficial cooperation, he said in his post on X। ठीक है, आपका X यानी आपका क्या है, ट्विटर पे ये पोस्ट किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुद्दा हम लोग के लिए क्या बनता है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या किया गया है, सिंपल समझिए। देखिए, अभी जो थोड़ा सा ट्रम्प साहब जो थे ना, तिलमिला उठे थे। ठीक है, हर चीज पे भारत पे टैक्स, सब देशों पे टैक्स, वेनेजुएला पे टैक्स, मतलब ये टैरिफ लगा देता है। तो ये क्या किया अमेरिका ने, अभी भारत पर जो टैरिफ घटाया है 25% से 18% किया है, यही मुद्दा है। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच हुई बातचीत के बाद यूएसए ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर, मतलब जो भारत से जाएगा उस पर 25% से टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है, यही है आपका। और क्या कहा गया, प्रधानमंत्री जी ने, जो मोदी हैं, वो अपने पोस्ट में कहे हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अब 18% टैरिफ लागू होगा। पर अब उन्होंने अमेरिका के कदम के लिए ट्रम्प को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि दो बड़े लोकतंत्र के सहयोग से दोनों देशों को के लोगों को लाभ मिलेगा और व्यापार के अवसर भी खुलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मुद्दा था। अब ट्रम्प इसी पे बयानबाजी भी, उनका भी बयानबाजी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल पर बताया कि भारत के अनुरोध पर और उनकी मित्रता के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत पर पारस्परिक जो टैरिफ को 25% से 18% कर दिया गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत आगे चलकर अमेरिका के प्रति अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को शून्य करने की दिशा में भी आगे बढ़ेगा और दोनों देश ऊर्जा, तकनीक, कृषि सहित, देखिए यहाँ पे है, $500 बिलियन से अधिक मूल्य के उत्पाद खरीदने के प्रतिबद्धता को जताएगा। तो ये कहीं ना कहीं अपना ही फायदा वो देख रहे हैं भैया। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है इसका, बैकग्राउंड क्या है, पिछले वर्ष भी अमेरिका ने भारत पर क्या है, रूसी तेल खरीदने पर 25% तक आपका अतिरिक्त शुल्क लगाया था, जिसके कारण क्या हुआ था, कुल प्रभावी टैरिफ जो 50% तक पहुंच गया था। नई घोषणा इसके उलट कोलेटरल टैरिफ दबाव की कम करने वाला कदम माना जा रहा है। ठीक है, औद्योगिक और आर्थिक प्रभाव क्या होगा इससे, मतलब निर्यातकों जैसे टेक्सटाइल, लेदर, सी फूड को सस्ता बाजार प्रवेश मिलेगा और प्रतिस्पर्धा में मजबूती आ सकती है। और यह कदम टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग वस्तु, रसायन, ऑटो कंपोनेंट जैसे क्षेत्रों के लिए राहत का संकेत है। व्यापार तनाव की स्थितियों में पुनः भरोसेमंद वातावरण बन सकता है। तो ये हमारा मुद्दा है। यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना है ना, भारत अमेरिका के संबंध पढ़ना है आपका, मतलब जीएस पेपर जो थर्ड है हमारा, इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ये जीएस पेपर थर्ड का मुद्दा बनता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत और अमेरिका के संबंध वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, भारत और अमेरिका विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। 21वीं सदी में दोनों देशों के संबंध रणनीतिक साझेदारी से आगे बढ़कर व्यापक वैश्विक साझेदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में उभरे हैं। हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर 25% से घटाकर टैरिफ 25% से घटाकर 18% करना और व्यापक समझौते से जुड़े बयान भारत अमेरिका संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। तो ये आप याद रखिएगा। क्या है इसका संबंध, तो हम लोग पहले देखते हैं राजनीतिक संबंध, देखते हैं राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध। भारत अमेरिका संबंधों की आधारशिला लोकतांत्रिक मूल्य है। ठीक है, भारत अमेरिका संबंधों की क्या है, लोकतांत्रिक मूल्य है, कानून का शासन है, बहुलतावाद है। ठीक है, 2+2 मंत्री संवाद होता है, क्वाड होता है, क्वाड जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए का मतलब एक संयुक्त मंच है। G20 जैसे मंचों पर सहयोग बढ़ा है। हालिया घटना में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच सीधा संवाद निर्णायक रहा। महत्व क्या है कि वैश्विक भू राजनीतिक में चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में भारत अमेरिका के लिए एक अहम साझेदार बन सकते हैं। ठीक है, आर्थिक और व्यापारिक संबंध कैसे, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हालिया टैरिफ से
कटौती से मेड इन इंडिया उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ेगी। वस्त्र, इंजीनियरिंग, गुड्स, फार्मा और आईटी सेक्टर को भी लाभ होगा। चुनौतियां क्या है कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स के बीच ये मुद्दा बना रहता है। H1 वीजा भी मैं आपको पढ़ाया हूं, तो वो भी कहीं ना कहीं मुद्दा है। कृषि और डेयरी सेक्टरों में मतभेद है, क्योंकि आपका कृषि और डेयरी सेक्टर में इंडिया के द्वारा जो सब्सिडीज दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठाता है आपका WTO में, ठीक है। और थर्ड क्या है हमारा, रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर भारत अमेरिका का मेजर डिफेंस पार्टनर भी है। लियोमा हो गया, लिमोआ हो गया, कोमाकासा हो गया, बेका हो गया, जैसे समझौता हुए हैं आपस में। संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे चलता है, ये देख लीजिएगा। एक मलाबार होता है, युद्ध अभ्यास होता है, एक वज्र प्रवाह होता है, ठीक है, वज्र प्रवाह होता है, ठीक है, प्रहार होता है, ठीक है, वज्र प्रहार, तो ये भी होता है थर्ड। तो ये आप तीनों याद रखिएगा, मालाबार हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, और आपका वज्र प्रहार, ठीक है, वज्र प्रहार, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। रणनीतिक महत्व, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता, ठीक है, दोनों के लिए। ऊर्जा और रणनीतिक संसाधन क्या है, अमेरिका भारत को LNG और आपका कच्चा तेल, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोगी बनाना चाहता है। और हालिया बयान में रूसी तेल खरीदने के लेकर अमेरिका की चिंता उजागर हुई है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। पांचवा क्या है हमारा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा, सेमीकंडक्टर हो गया, AI हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी, भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका प्रमुख गंतव्य डिस्टेंस के रूप में भी ये है कि जो डिस्टेंस बोल रहा हूँ, डेस्टिनेशन के रूप में भी, यानी गंतव्य के रूप में IITs हो गया, US यूनिवर्सिटी का आपस में कोलैबोरेशन है, ठीक है। मतभेद और संवेदनशील मुद्दा क्या क्या है, तो देखिए पहला मुद्दा जो है रणनीतिक स्वायत्तता बनाम गठबंधन की राजनीति का भी मुद्दा बनता है। दूसरा, रूस, ईरान और वैश्विक दक्षिण पर भारत का स्वतंत्र दृष्टिकोण है, इस ये भी कहीं ना कहीं अमेरिका को मतलब आपस में संबंध में मुद्दा बन जाता है। मानवाधिकार और आंतरिक मामलों पर भी अमेरिका टिप्पणी करता है, तो इस पर क्या है, कहीं ना कहीं टकराव है। निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है कि भारत अमेरिका संबंध अवसरों और चुनौतियों का संतुलन है, और हालिया टैरिफ कटौती आर्थिक सहयोग को मजबूती देती है, लेकिन ऊर्जा, व्यापार, रणनीतिक स्वायत्तता के मुद्दों पर सावधानी आवश्यक है भारत के लिए, तो ये हमारा निष्कर्ष है। अब यहाँ पे आपके लिए क्या है कि आप एक मेंस का क्वेश्चन आप लिखिएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वैप्स एकेडमी, एक मिनट, VEPSACADEMY और 24, ठीक है, ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है। तो इस पे क्या कीजिएगा ना, ये जो मेंस का क्वेश्चंस आंसर जो है आप लिख के यहाँ पे सबमिट कीजिएगा, ठीक है, सबमिट कीजिएगा। और चैट खुला हुआ है, देखिए क्या कीजिएगा, इस टेलीग्राम पे जाइएगा ना, तो एक आपको लिंक मिलेगा, जो चैट का लिंक मिलेगा, तो वो भी आप ध्यान दीजिएगा। उससे क्या हो गया, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप चैट वाले सेक्शन में चले जाइएगा, तो वहां पे आप चैट कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने मुद्दा को रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे MCQ देख लेते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच 2+2 जो मंत्री स्तरीय जो संवाद होता है का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रक्षा और विदेश नीति पर सामरिक समन्वय। 2+ आपका संवाद विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के स्तर पर होता है, जो रणनीतिक और रक्षा सहयोग पर केंद्रित होता है, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रमुख सैन्य अभ्यास कौन कौन होते हैं, तो युद्ध अभ्यास भी होते हैं, ठीक है, दूसरा मलाबार भी होते हैं, थर्ड वज्र प्रहार भी होते हैं, जो मैं आपको बताया था। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त सभी। हाल ही में इन में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते में भारत से क्या अपेक्षित है, तो अमेरिका से $500 बिलियन मूल्य के उत्पाद खरीदने का वादा किया है। कौन, भारत, देखिए तभी वो टैरिफ हटाया है, कहीं ना कहीं वो अपना सिर्फ लाभ देखता है भैया। अब हमारा जो अगला मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू 12 स्टेट ऑन पिटीशन बाई चर्च बॉडी अगेंस्ट एंटी कन्वर्जन लॉ, ठीक है। क्या है कि धर्मांतरण विरोधी कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा किया गया है, जो GS पेपर 2 पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स से यहाँ पे मुद्दा बनता है। इसका बैकग्राउंड क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को 12 राज्यों द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी कानून जो है एंटी कन्वर्जन
कन्वर्जन जो लॉ है की वैधता की समीक्षा करने का निर्णय लिया। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च इन इंडिया, इसके बारे में मैं बताऊंगा, ने कहा कि ये कानून सतर्कवादी यानी विजिलेंट समूह को अल्पसंख्यक पर हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सूचित राज्य जो है, जो 12 राज्य में हिमाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड एवं राजस्थान। झारखंड वाले ये भी आपको ध्यान दीजिएगा, जेपीएससी वाले। तो ये क्या है कि धर्मांतरण विरोधी कानून है क्या, एंटी कन्वर्जन लॉ है क्या, तो ये हम लोग थोड़ा देखिए। इसका प्रारंभ जो हुआ था, भारत में पहला एंटी कन्वर्जन लॉ 1967 से 1968 में आया। उड़ीसा में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967 के द्वारा। मध्य प्रदेश जो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1968 के तहत, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तन या धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम से जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उसको रोकना था। 1977 में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया जब स्टेनिसॉल्स वर्सेस आपका स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977 का एक केस हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि आर्टिकल 25 का प्रचार यानी प्रोपागेट का अधिकार धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता है। तो ये याद रखिएगा, आर्टिकल 25 जो है धर्म का जो प्रचार करता है उसका अधिकार धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता, बल्कि धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है। तो ये याद रखिएगा, धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता भैया, आप धर्म प्रचार कीजिए लेकिन धर्मांतरण आप किसी को नहीं करवा सकते हैं। इस फैसले ने कानून की वैधता और सीमाएं स्पष्ट किया, ठीक है। 1977 का केस, ठीक है। और अन्य राज्यों में विस्तार कैसे हुआ ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 1980 से 90 के दशक में कुछ अन्य राज्यों ने कानून बनाया, ठीक है। 2000 हाल ही के वर्षों में 2000 से 2010 के दशक में क्या हुआ आपका कि हाल के कानून को संशोधन कर शक्ति आया। अब आज जो है 12 राज्यों में कानून लागू है। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, ये सब मतलब 12 राज्यों में ये लागू है। कानून की विशेषता क्या है, तो ये हम लोग विशेषता देखते हैं। पहला कि धर्मांतरण की पूर्व सूचना या अनुमति। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर धर्म को बदलने से पहले क्या करेगा, अगर कोई बदलना चाहता है तो संबंधित अधिकारियों को सूचित करना इसके लिए आवश्यक है। सेकंड क्या है कि जबरदस्ती या प्रलोभन पर मतलब प्रतिबंध है। अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है आपसे धर्म परिवर्तन करने का या आपका प्रलोभन कुछ चीज का दे रहा है, तो क्या है किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने या प्रलोभन देना क्या माना जाएगा, ये अपराध माना जाएगा। और इसमें सजा और दंड का भी प्रावधान है। क्या है मतलब जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। विशेष समूहों के लिए निगरानी। थर्ड में मिशनरी और धर्म प्रचारक सक्रिय निगरानी में रहेगा, ठीक है। जो धर्म प्रचारक और करते हैं मिशनरी जो, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुद्दा से हम लोग अब जुड़ते हैं। इतना तो जान लिए कि क्या है एंटी कन्वर्जन लॉ, इसकी विशेषता क्या है, क्या करता है, कब आया, किस तरीके से लागू होता है, ठीक है। अब याचिकाकर्ता का तर्क क्या है। वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोरा ने प्रस्तुत किया कि इन कानूनों का प्रावधान ऐसे बनाए गए हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई वास्तविक मामला न होने पर भी शिकायत दर्ज करवा कर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उनका कहना है कि धर्मांतरण विरोधी कानून सतर्कतावाद को प्रोत्साहित करता है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करता है। केंद्र सरकार का क्या पक्ष है इस पर। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, देखिए ये पे याद रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल आपका तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता की दलीलें तथ्यों के अनुकूल नहीं है। चुनौती पहले ही सर्वोच्च न्यायालय जो 1977 के संवैधानिक पीठ ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का निर्णय में आच्छादित है, जो आपका स्टेनी सैलूस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश 1977 में कहा। 5 न्यायाधीशों की बेंच ने कहा था कि मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 और उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967 की वैधता पर निर्णय दिया था। और वर्डिक्ट किया था, जो निर्णय किया था कि आर्टिकल 25 के तहत आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, इसका अधिकार है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने के लिए आप बाध्य करने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि धर्म के सिद्धांत का प्रचार करने का आपको अधिकार है।
विवादास्पद जो मुद्दे हैं वो क्या है, ये मुद्दा जो बन रहा है कि पहला जो मुद्दा बन रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होना, ठीक है। आर्टिकल 25 भारतीय संविधान में धर्म का पालन करने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के जो स्टेट ऑफ एमपी और आपका स्टेनिसोलस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1977 मामले में स्पष्ट किया गया कि प्रचार का अधिकार धर्मांतर का अधिकार नहीं देता है, ठीक है। सतर्कतावादी यानी विजिलेंट समूह को प्रोत्साहन किया गया। कानून के दुरुपयोग से गैर सरकारी शिकायतें और गिरफ्तारी की घटनाएं बढ़ रही है। समानता और अल्पसंख्यक सुरक्षा पे विवाद होता है। विशेषकर ईसाई और मुस्लिम समुदाय ने कहा कि यह कानून अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ये विवादास्पद मुद्दे बने हुए। सुप्रीम कोर्ट का 2026 का जो समीक्षा है सुनवाई, सर्वोच्च न्यायालय ने इन 12 राज्यों जो है तमिलनाडु आपका हो गया, आपका झारखंड हो गया, ये सब देशों में राज्यों में क्या है समीक्षा वैधता की समीक्षा शुरू किया है। याचिकाकर्ता नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च इन इंडिया दावा कर रहा है कि कानून विजिलेंट समूह को हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। केंद्र सरकार का पक्ष कि ये जो निर्णय दिया गया था, ठीक है, जो 1977 का मामला से पहले आच्छादित है। विश्लेषण क्या हो सकता है कि ये कानून अक्सर सामाजिक और राजनीतिक विवादों में उपयोग किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ये समीक्षा इस बात को सुनिश्चित करेगी कि धार्मिक स्वतंत्रता का हनन न हो, कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सटीक और निष्पक्ष नियम बने, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए जो था कि नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च इन इंडिया क्या होता है, तो ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च इन इंडिया एक क्रिश्चियन इक्यूमेनिकल संगठन है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1914 में हुए थे, यानी स्वतंत्रता से पहले हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्रिश्चियन चर्चों के बीच सहयोग, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार की रक्षा करना है। और संरचना और सदस्यता क्या है आपका, नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च इन इंडिया का में लगभग 14 चर्च और 44 संस्थाएं शामिल हैं। यह संगठन केंद्रीय स्तर पर चर्चों के बीच समन्वय और सामूहिक आवाज का काम करता है। और इसका मुख्यालय देखिए नई दिल्ली में, याद रखिएगा, स्थापना 1914 में और आपका मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इकुमेनिकल मिशन, ठीक है, चर्चों के बीच सहयोग और संवाद बढ़ाना, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक अधिकार, मानवाधिकार और गरीबी उन्मूलन करना, धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण करना, एंटी कन्वर्जेंस लॉ धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में अदालतों में याचिका दायर करता है, अल्पसंख्यकों के अधिकार और संवैधानिक संरक्षण सुनिश्चित करता है, शिक्षा स्वास्थ्य में क्या करता है कि शिक्षा स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास की पहल चलाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसका जो अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यू, नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च इन इंडिया किसके लिए जाना जाता है, तो ये किसके, क्रिश्चियन चर्चों के बीच समन्वय और अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण हेतु। और अगला जो प्रश्न है हमारा क्या कह रहा है कि भारत में एंटी कन्वर्जेंस लॉ के तहत धर्म परिवर्तन पर नियंत्रण किस प्रकार होता है, तो ये मतलब के तहत धर्म किस पर होता है, जबरदस्ती आपका जब ये प्रलोभन धर्मांतर अपराध है, ठीक है, ओके। ये आपका मतलब क्या है कि धर्म परिवर्तन की पूर्व सूचना के नियंत्रण किस प्रकार आवश्यक है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जबरदस्ती अपराध है, ये भी सही है। धार्मिक प्रचार करना प्रतिबंध नहीं है, तो 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर एक और होगा, जुर्माना और जेल की सजा भी है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। 1, 2, 4 सही है, 1, 2, 4 आपका सही है, ठीक है। 3 गलत है, धार्मिक प्रचार करना प्रतिबंध नहीं लगाता, ओके। देखिए आपके लिए क्या था कि क्वेश्चंस था, ठीक है। इस क्वेश्चंस का आंसर आप कैसे लिखोगे मैं वो आपके लिए समझाया हूं। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं क्या है। आर्टिकल 25 और एंटी कन्वर्जेंस लॉ के बीच संतुलन पर चर्चा कीजिए और एनएससीसीआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के संदर्भ में अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। देखिए लिखिएगा कैसे, पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा, ठीक है, यानी भूमिका। पहले क्या लिखना है कि आर्टिकल जो है 25 भारतीय संविधान में जो क्या दिया गया है, क्या करता है, तो उसमें लिखेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता जैसे पालन करना, अभ्यास करना और प्रचार करना। फिर उसके बाद थोड़ा सा लिखेगा एंटी कन्वर्जेंस लॉ के बारे में बताइएगा, इसका उद्देश्य
क्या है, जबरदस्ती या प्रलोभन धनांतरण से रोकना है। और फिर है एनसीसीआई का क्या दावा है, तो ये आप लिख दीजिएगा, एनसीसीआई ने यह दावा किया है कि यह कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और विजिलेंट समूह को प्रोत्साहित करता है। अब यहाँ पे फिर उसके बाद क्या आइएगा, मुख्य बॉडी जो मेन बॉडी जो होता है उसमें क्या लिखिएगा, पहला आप ये देखिएगा, एंटी कन्वर्जेंस लॉ के पक्ष क्या है वो पहले आप दीजिएगा। धर्मांतरण की स्वतंत्रता का दुरुपयोग से रोकने के लिए कानून जरूरी है। सामाजिक स्थिरता, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है। पूर्व सूचना और प्रशासनिक प्रक्रिया से पारदर्शिता। ठीक है, दूसरा क्या करना है आपका, इसका विरोध और चुनौती देना है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है, जैसे विजिलेंट ग्रुप का द्वारा गलत मतलब आरोप लगाया जाता है और इसका दुरुपयोग किया जाता है। आर्टिकल 25 के तहत प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता है, लेकिन कानून सीमाओं से अधिक दखल दे सकता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन, सामाजिक अलगाव और भय का वातावरण है। ठीक है, फिर थर्ड में आपकी क्या लिखेगा, एनसीसीआई के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका, धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण और कानून के दुरुपयोग को रोका जाए। सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक के अधिकारों पर संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाता है। निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, कानून और धर्म स्वतंत्रता के बीच संतुलन आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट का जो ये समीक्षा किया गया है, यह सुनिश्चित करेगी कि धर्मांतरण कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन न करे और सामाजिक स्थिरता बनाए। या आप मतलब निष्कर्ष नहीं लिखिएगा तो वे फॉरवर्ड भी आप समझा सकते हैं कि आगे के समाधान क्या हो सकता है, कि विजिलेंस कानूनों में सुधार किया जाए, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और संवैधानिक सीमाओं का पालन करना चाहिए। तो ये इस तरीके से आप क्या है कि क्वेश्चंस का आंसर आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको समझा दिया हूं, जिनको नहीं आता है इसी तरीके से आप लिखिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल वेब्स एकेडमी 24 पर आप सबमिट कीजिएगा, वहां से आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा यार, और शेयर कर दीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर का हम लोग का मुहिम है, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ लोगों को जोड़िए और आगे भी लोगों को बोलिए जुड़ने के लिए। और हमारा क्या है कि अब आपका 1000 जो सब्सक्राइबर जो पहले होंगे उनके लिए क्या आएगा, एक स्टडी गिफ्ट हम लोग की तरफ से, वेब्स एकेडमी की तरफ से दिया जाएगा। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।